हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स के अंदर बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि इनकी जो बॉन्डिंग होती है एक्चुअल में उसका नेचर क्या होता है, किस तरीके की होती है। जैसे बॉन्ड बनता है इन बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, सी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सी स्टैंड फॉर कार्बन एंड एक्स स्टैंड फॉर हेलोजन। तो यहाँ पे देखिए जो कार्बन और आपका हेलोजन है इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहता है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा और जो हेलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी इनका जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट नेचर का रहता है, कोवलेंट नेचर। वैसे हमें ये भी पता है कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट या फिर 100% आयनिक नहीं होता है। कुछ ना कुछ फिजेंस रूल हमें ये कहता है कि कुछ ना कुछ जो आयनिक करेक्टर है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर प्रेजेंट रहता है, और अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर प्रेजेंट रहेगा, यानी एक दूसरे की वाइस वर्सा रहते हैं ये। तो इस तरीके से 100% कोई भी बॉन्ड ना तो आयनिक हो सकता है ना ही कोवलेंट हो सकता है। तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पे तो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा तो इनके ऊपर चार्ज का सेपरेशन रहता है। यानी कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एक्स के ऊपर कैसा चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज। यानी इस बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें कौन एक्वायर करेगा, हेलोजन अपने साथ ले जा सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, क्या कुछ उसके अंदर होना है। हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले प्रिपरेशन के बारे में। प्रिपरेशन किस तरीके से बनेंगे ये, सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रही हूँ ये सारी चीज़ें, तो आप फटाफट देखते जाएं और इन्हें अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लें। देखिए एल्कोहल से बनाना है, यानी रिएक्टेंट हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे एल्कोहल रहेगा। प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जो मैं लिखूँगी वो हमारे रिएक्टेंट रहेंगे। बनाना क्या है, हमें उनसे हेलो एल्केन बनाना है, ठीक है। तो जैसे अल्कोहल के अंदर PCl5 यूज़ किया, PCl3 यूज़ कर लिया, SOCl2 यूज़ कर लिया, HCl इन प्रजेंस ऑफ ZnCl2 यूज़ कर लिया। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, अगर ये रिएजेंट प्रेजेंट है तो हमेशा हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बनेगा, हेलो एल्केन बनेगा। जैसे देखिए ROH, ठीक है। आर की जगह आप कोई भी कार्बन चेन ले सकते हैं, आपकी चॉइस पे रहेगा। अगर मैं डालती हूँ इसमें PCl5 तो ये क्या बना देगा, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। अगर इसी के अंदर मैं डालती हूँ PCl3 तो क्या बना देगा ये, RCl प्लस H3PO3। रिएक्शंस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। एक बार याद कर ली तो ये समझो आपका आधा काम आसान हो गया, क्योंकि बार बार आगे जो आप यूनिट्स पढ़ने वाले हैं उनके अंदर यही बार बार रिपीट होती जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम PCl5 डाल रहे हैं तो RCl हमें बनाना क्या है, यही तो बनाना था हेलो एल्केन, तो ये यहाँ पे बन गया, यहाँ भी और यहाँ पर भी। यानी जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है। अल्कोहल के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट जब डाल रहे हैं उस टाइम के ऊपर साइड प्रोडक्ट जो है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो सबके अंदर सेम है, और यही हम बनाना चाह रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। किस रीजन की वजह से, क्योंकि देखिए अगर कोई केमिकल जो साइड प्रोडक्ट है वो लिक्विड स्टेट के अंदर रहता है ना, या फिर सॉलिड स्टेट में रहता है, तो उनके मिक्सिंग के चांसेस रहते हैं और उन्हें सेपरेट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर साइड प्रोडक्ट जो है वो गैसेस फेज के अंदर प्रेजेंट है तो बनते के साथ वो क्या होंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर चले जाएंगे, बाहर निकलेंगे वहाँ से, है ना, जिस भी कंटेनर के अंदर हम बना रहे होंगे। तो जो गैसेस होती है उसके अंदर मिक्स नहीं होंगी, तो इसलिए जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा हमारा, ये अगर लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो प्योर फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इन्हें सेपरेट करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि इसमें SO2 और HCl दोनों ही गैसेस फेज के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए इसमें हमने HCl और ZnCl2 की प्रेजेंस में नहीं किया रिएक्शन। ROH को अगर मैं ट्रीट करवाती हूँ HCl और ZnCl2 के साथ में तो क्या होगा, यहाँ से तो OH, ठीक है, और यहाँ से H, ये क्या बनाएंगे, H2O बना के अलग हो जाएंगे। इसका R और इसका Cl RCl बना देंगे, यही हमें चाहिए प्रोडक्ट, और ये अलग हो जाएगा। जो ग्रूव्स प्रोसेस होती है ना उसके नाम से भी जाना जाता है इसे, और ये अच्छी रिएक्शन है काफ़ी, ठीक है। ZnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl जब डाला जाएगा तो भी हमें प्रोडक्ट हेलो एल्कीन ही मिलेगा यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम एल्कीन। अगर एल्कीन हम लेके चल रहे हैं तो भी हम अपने प्रोडक्ट को बना सकते हैं, जो कि क्या है हमारा हेलो एल्कीन। कैसे बनाएंगे, इसके अंदर दो रूल होते हैं, मार्कोनिकोव रूल
और एंटी मार्कोनिकोव रूल। हम पहले मार्कोनिकोव रूल के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, क्या डालेंगे, HCl, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। ये जो मार्कोनिकोव रूल है ये हमें क्या बताता है, मार्कोनिकोव रूल हमें बताता है कि हाइड्रोजन हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा और डबली बॉन्डेड उस कार्बन के पास जाएगा हाइड्रोजन जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पे कितना है, 1। तो हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके पास। तो ये बच गया, क्लोरीन इसके पास चला जाएगा, यानी प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 CH3 और यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन। हाइड्रोजन इसके पास चला गया और क्लोरीन इसके पास चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बन गया हमारा। सेम यही कंडीशन आपको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स बनाने हैं। जैसे और एग्जांपल लें, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब की बार मैं यहाँ पे ले रही हूँ HBr। इसके अंदर हम HBr डालेंगे, प्लस लगा के भी HBr लिख सकते हो या फिर यहाँ लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मार्कोनिकोव रूल ही अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो डबली बॉन्डेड कार्बन में कौन से कार्बन के पास, इन दोनों में से किसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसके पास। तो हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ब्रोमीन इसके पास। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH3। ठीक है, और जो ब्रोमीन है वो यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। तो ये मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए दूसरी जो टाइप है इसकी, दूसरा जो रूल है वो है एंटी मार्कोनिकोव रूल, या फिर हम इसे किस नाम से जानते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रास इफेक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर क्रास इफेक्ट। यहाँ पे मैंने एक एल्कीन ली है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्ट करेगी तो क्या होगा, अब एंटी मार्कोनिकोव यानी मार्कोनिकोव का जस्ट अपोजिट होना है। यहाँ पे हाइड्रोजन उस डबली बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे। तो इसके पास 2 हैं और इसके पास कितना है, 1 हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन जाएगा कम वाले के पास। पहचान क्या इस रिएक्शन की, ये हमेशा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी, या तो पेरोक्साइड लिखा होगा या फिर O2 नेगेटिव लिखा होगा। तो समझ जाना कि हम पेरोक्साइड के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे। तो हाइड्रोजन जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3 CH2। तो ब्रोमीन लास्ट वाले के पास चला जाएगा, CH2Br। ये बन गया प्रोडक्ट, यही हमें बनाना था। यानी जस्ट अपोजिट होता है ये पेरोक्साइड मार्कोनिकोव रूल के। और किस किस नाम से जाना जाता है, एंटी मार्कोनिकोव, पेरोक्साइड और क्रास इफेक्ट। इसका जो मैकेनिज़्म है वो भी वैसे तो आप पहले पढ़ भी चुके होंगे, 11th में आपको पढ़ाया होगा टीचर ने। अगर दोबारा से देखना है यहाँ पे तो देखिए मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है। देखिए जो पेरोक्साइड है वो लेके चलेंगे C6H5 C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये पेरोक्साइड है। इसके अंदर फ्री रेडिकल जो मैकेनिज़्म है उसे फॉलो करेगा ये फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के अंदर क्या होता है, सिमेट्रिकली होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। यानी यहाँ से सिमेट्रिकल है ना, जितना मॉलिक्यूल यहाँ है उतना ही सेम यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएंगे। यानी क्या बना, C6H5 C डबल बॉन्ड O O रेडिकल, यही बना। ऐसे 2 मॉलिक्यूल बन गए, एक तो ये और एक ये। क्योंकि ये अभी स्टेबलाइज नहीं है तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ये भी ब्रेक होगा। यानी C6H5 C डबल बॉन्ड O O रेडिकल है, ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस बॉन्ड का और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब भी हम होमोलाइटिक क्लीवेज दिखाते हैं तो हमेशा हाफ एडिड एरो दिखाया जाएगा, जिसका मतलब होता है कि दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो जैसे इसके पास एक रेडिकल आएगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे हम रेडिकल कहते हैं, फ्री रेडिकल का भी यही मतलब है। तो दोनों मिलके क्या करेंगे, CO2 बना लेंगे। तो पीछे क्या बच गया, C6H5 रेडिकल बच गया। ठीक है, इस तरीके से बच गया। अब जो C6H5 रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा HBr के साथ और ये क्या करवाएगा,
इसका जो बॉन्ड है इसका भी होमोलाइटिक क्लीवेज करवा देगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से अलग हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन जैसे ही इसके पास जाएगा C6H6 में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल ख़त्म इसका, और जो ब्रोमीन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल के अंदर। ओके, ये जो स्पीसीज़ बची है एक्चुअल में हमारी मेन जो प्रोसेस है वो अब स्टार्ट होगी। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये ब्रोमीन रेडिकल अब यहाँ जाके अटैक करेगा, तो यहाँ भी क्या होगा, फ्री रेडिकल क्लीवेज। ठीक है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, जैसे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा ब्रोमीन इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH, फ्री रेडिकल इसके पास है CH2Br। क्लियर। अब इसका रेडिकल तो ख़त्म हो गया लेकिन यहाँ रेडिकल जनरेट हो गया, तो CH3CH CH2Br प्रेजेंट है। क्या होगा यहाँ पे, जो HBr है, ऐसा तो है नहीं जब रिएक्शन हम करवा रहे हैं, जैसे ये रिएक्शन हमने करवाई तो सिर्फ एक ही HBr प्रेजेंट होगा, बहुत सारे HBr प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे दोबारा से फ्री रेडिकल क्लीवेज होगा और रेडिकल्स बन जाएंगे। तो हाइड्रोजन जो है वो आके यहाँ इसे अप्रोच करेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2Br के अंदर, और साथ में क्या बच गया, Br रेडिकल बच जाएगा। ये किसी दूसरे जो आपकी एल्कीन होगी उसके ऊपर जाके अटैक करेगा, एंड सो ऑन कंटिन्यूसली ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो जो हमारा प्रोडक्ट है, जो एंटी मार्कोनिकोव रूल है, वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन स्टार्टिंग किससे हुई है इसकी, पेरोक्साइड से। ठीक है, अगर पेरोक्साइड नहीं होगा तो ये मैकेनिज्म फॉलो नहीं कर पाएगा। ये जो स्टेप होते हैं फर्स्ट, ये होते हैं हमारे इनिशिएटिंग स्टेप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका शुरू हो रहा है प्रोपगेशन, और अब होगा टर्मिनेशन। ये शुरुआत किस तरीके से होगी हमारे मैकेनिज्म की उसके बारे में बताया, फिर यहाँ पे हमारा मैकेनिज्म प्रोसीड कर रहा है और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा दे रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही होता रहा तो फ्री रेडिकल तो कभी भी ख़त्म ही नहीं होंगे, तो चलते ही रहेंगे। तो क्या हो सकता है कि अगर ये रेडिकल आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएं और कोई अलग प्रोडक्ट बना दे जो फ्री रेडिकल को ख़त्म कर सके, तो वहाँ पे टर्मिनेशन हो जाएगा ना, फ्री रेडिकल नहीं बचेगा, तो वो मैकेनिज्म जो है हमारा वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो हो सकता है यहाँ पे भी ऐसे ही, जैसे ये ले रखा है ना, इसके साथ भी सेम कोई मॉलिक्यूल आके अटैच हो जाए और जो रेडिकल है वो हमारा स्टॉप हो जाए, वहाँ पे अगेन जो फॉर्मेशन है वो ना हो, तो उस टाइम के ऊपर हम अपने मैकेनिज्म को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये था एंटी मार्कोनिकोव मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे बहुत अच्छी तरीके से समझे और बार बार लिख लिख के देखेंगे ना, तब ये आपके एक्चुअल में इसके अंदर क्या हो रहा है वो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज़ एक बार देखने से समझ में नहीं आती हैं जो रिएक्शंस और मैकेनिज़म्स होते हैं। इसके बाद है अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। इसकी हेल्प से भी जो हेलो एल्केन है वो बन सकता है, या तो Cl2 जो है 773 केल्विन के ऊपर यूज़ करें, ठीक है, या फिर Br2 यूज़ कर सकते हैं सेम टेम्परेचर के ऊपर, या फिर SO2Cl2 भी ले सकते हैं, या फिर NBS। ये सारे भी हेल्प करते हैं किस चीज़ के अंदर, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जो रिएक्टेंट है वो अलाइल लेके चलेंगे हम, और प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा उससे, जो हम बेसिकली प्रोडक्ट यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं हेलो एल्केन, वो बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, NPS जो है इसकी फुल फॉर्म होती है एन ब्रोमो सक्सीनी अमाइड। ठीक है, एन ब्रोमो सक्सीनी अमाइड, ये भी रिएजेंट का काम करता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लिख के दिखा देती हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होना है। अलाइल पोजीशन कौन सी है, अगर इस पोजीशन के ऊपर आके क्लोरीन अटैच हो जाता है या ब्रोमीन, जो भी हम हेलोजन अटैच करवा रहे हैं, तो अलाइल होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि अगर हेलोजन उस कार्बन से अटैच है जो कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो अलाइल हेलाइड कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए Cl2 लेंगे हम 773 केल्विन पे, ऐसे लिख लो Cl2 को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक जो क्लोरीन है वो इसको अप्रोच करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये CH2 के अंदर क्लोरीन आ गया, यहाँ पे CH एज इट इज़ और CH2 एज इट इज़, ये तो एज इट इज़ है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन जाएगा तभी तो Cl आएगा, तो वो एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक क्लोरीन बचेगा, उसके साथ मिलके क्या बना देगा, HCl। तो इसके फर्स्ट कार्बन के पास आ गया ना। अब हेलोजन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है वो उस कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरीके से CH3
CH डबल बॉन्ड CH2 एन ब्रोमोसक्सेनी अमाइड की प्रेजेंस में अगर इस रिएक्शन को करवाते हैं तो भी क्या होगा, CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पे ब्रोमीन का ही सब्स्टिट्यूशन होना है क्योंकि हमने कहा है एन ब्रोमोसक्सेनी अमाइड, तो ब्रोमो जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ब्रोमीन ही अटैच करवाना है। ये आप चाहें तो खोल के भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट NBS लिखें आप, बन गया। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो SO2Cl2 के साथ भी जो रिएक्शन है वो अपनी करवा सकते हैं, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसे हम रिएक्ट करवा रहे हैं SO2Cl2 के साथ में, तो सेम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 अलग हो जाएगा और HCl अलग हो जाएगा। तो ये दोनों यहाँ भी गैसीय स्टेट के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो अलाइलिक फॉर्म के अंदर मिला है हमें। इसके अलावा और जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये तो आपको पक्का से बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है क्योंकि हर बार ये रिएक्शन हमें मिलती ही मिलती हैं। इसकी एक खासियत होती है कि ये लोअर हैलाइड को हायर हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करवा देती है, ठीक है, हायर हेलोजन के अंदर कन्वर्ट करवाएगी। ये कैसे कह रहे हैं हम, RCH2Br है मान लो, इसके अंदर क्या डाला हमने, NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो क्या होगा, ये कन्वर्ट हो गया RCH2I के अंदर और NaBr यहाँ से अलग हो गया। अब अगर आप देखें तो लोअर हेलोजन कौन सा था, ब्रोमीन, और हायर कौन सा है, आयोडीन, है ना, इसका एटॉमिक नंबर कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, सेम मास की कंडीशन में भी रहता है, तो लोअर हैलाइड को हायर हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करवाता है। लेकिन जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है इसके अंदर हम NaI का यूज़ करते हैं, तो आयोडीन ही आप कंसिडर करके चले यहाँ पे। बाकी सिर्फ ये पूछ लिया जाता है कि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें लोअर हैलाइड को हायर हैलाइड के अंदर कन्वर्ट कर सके, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है। नेम रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे फिंकलस्टीन हो गई, मार्कोनिकोफ हो गई, एंटी मार्कोनिकोफ हो गई, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से काफ़ी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, इतनी भी अगर आप कर पाते हैं तो मोर देन इनफ रहेंगी। बाकी इनके अलावा भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यूँ नहीं है कि बस इतनी ही पढ़नी है आपको। और देख लेते हैं एक बोरोडाइन रिएक्शन, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो COOAG ग्रुप रहेगा इसके अंदर और उसे कन्वर्ट करवाना है हमें Br ग्रुप के अंदर, ठीक है। देखिए RCOOH, इसके अंदर क्या डालेंगे हम, Ag2CO3, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड OOAG के अंदर। जैसे ही यहाँ पे Br2 डालते हैं हम इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और रिफ्लेक्स कर देते हैं, ये जो रिएक्शन लैब के अंदर करवाई जाती हैं उनके स्पेशल कंडीशंस होती हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RBr के अंदर, यानी ये पूरा जो ग्रुप है ये हट गया और इसकी जगह क्या आ गया, ब्रोमीन, यही तो हम कह रहे थे इसके अंदर होगा, तो RBr के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्लस क्या बनेगा, AgBr प्लस CO2, ओके। तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में। तो बेसिकली हमने काफ़ी रिएक्शंस पढ़ ली हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें और याद भी करें, साथ साथ लिख लिख के देखें इन्हें, जितनी बार लिख लिख के ट्राई करोगे उतना ही बेटर रहेगा।